कुर्मी और एसटी को लेकर एक बहस झारखंड में चली है, अलग अलग जगह आंदोलन हो रहे हैं। जयराम महतो इस पर स्पष्ट क्या सोचते हैं? क्या कुर्मी सचमुच में पहले एसटी था, इसलिए उन्हें एसटी सूची में शामिल कर देना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्यों? उससे क्या फायदा होगा? क्या सिर्फ पॉलिटिकल पावर के लिए लड़ाई है कि तेली समाज की उन्नति के लिए तेली घानी बोर्ड बनना चाहिए? मैं समर्थन करता हूं, लेकिन ये तेली समाज की बेटी होकर उन्होंने तेली समाज का मुद्दा उठाया, बताइए कोई इनका आलोचना करेंगे? नहीं। लेकिन जयराम जब कुर्मी समाज का बेटा होकर कुर्मी समाज की बात करता है तो इस राज में बम फूट जाता है। जेकेएलएम ने आज तक गवर्नर हाउस का घेराव क्यों नहीं किया? किए थे। अगर आपने 1932 का विधेयक केंद्र सरकार को नहीं भेजा, ओबीसी का आरक्षण 27% हमने पारित करके भेजा, आपने नहीं भेजा गवर्नर हाउस को। गवर्नर हाउस का घेराव जेकेएलएम ने क्यों नहीं किया कि आप जाकर दिल्ली बैठी? आप उस समय शायद किसी कार्यक्रम के लिए, चूंकि आप इंटरनेशनल यात्रा भी करते हैं, हाल फिलहाल वो ऑस्ट्रेलिया से आए थे, हमारी शुभकामनाएं आपको, राज्य के मुद्दों को लेकर जाते हैं। आज जो ये सवाल आप जयराम महतो से पूछ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आखिर जयराम महतो से आप कुर्मी की बात क्यों कर रहे हैं? आपको जयराम महतो से बात करनी चाहिए थी तो झारखंडियों की बात करनी चाहिए थी, खतियानों की बात करनी चाहिए थी, झारखंड राज्य में रहने वाले लोगों की बात करनी। तो जयराम भाई ने बोला कि संविधान ने हमें वो अधिकार दिया है। इतना मंजे। अगली बार भी आप डुमरी से ही चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये डुमरी से तो लड़ेंगे ही, जरूर लड़ेंगे, लेकिन 2 सीटों से अगली बार भी लड़ेंगे। अब दूसरी सीट कहां होगी बेरमो में स्वागत। बेरमो में देखिए, चलिए, आप डराते रहते हैं, कभी कभी ऐसा बयान दे देते हैं कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली तक डरने लगती है। भाई राजेश कच्छप क्या बोल रहे हैं रांची में बैठ के? देखिए, यहाँ पे जितने भी फॉलो अप का लिंक मांगा जाने लगता है कि कहाँ पे क्या बोल रहे हैं। देखिए, राजनीति में होता क्या है ना, अगर आप केवल सुनाइएगा तो कोई सुनने वाला नहीं होता है, उसको धमकाना पड़ता है। नहीं, धमकाना उसको नहीं बोला जाता, उसको कहा जाता है छीनना भी बोला जाता है। और राजनीति में बात को मनवाना पड़ता है। मतलब आज हिंदुस्तान बाहरी ताकतों से नहीं लड़ रहा है, आज झारखंड बाहरी ताकतों से नहीं लड़ रहा है। हिंदुस्तान की जनता या झारखंड की जनता आपस में लड़ रही है। 150 करोड़ की आबादी है, 40 करोड़ वाले 20 करोड़ से लड़ रहे हैं, 20 करोड़ वाले 60 करोड़ से लड़ रहे हैं, 60 करोड़ वाले 30 करोड़ से लड़ रहे हैं। उसमें जो 40 करोड़ वाला है वो अपने जाति में पिछड़ा का लड़ाई लड़ रहा है। आप अपना इमेज ऐसा बना पाई हैं कि अब पूर्णिमा दास साहू की खुद की एक पहचान हो। हालांकि वृक्ष के छाया में जब कोई दूसरा वृक्ष पनपता है तो एक छाया तो उसका रहता है और उसे भूलना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि 1 साल के दौरान ऐसी छवि आप बनाने में सफल हो पाई? रघुवर जी गाइड करते हैं जी, किसी बिल्कुल। बयान को लेकर के अब तक मतलब डांटे कि अरे क्या कर रही हो, ये कौन सा बयान दे दी? देखिए, यही ना कि बड़े बुजुर्ग अब डांटेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। आज हमारा आप लोग सत्ता पक्ष में रहते हुए जब यह बोलते हैं कच्छप जी कि आपके मंत्री, आपके कांग्रेस पार्टी के कोटे के मंत्री तक आप लोगों की बात नहीं सुन पाते हैं, तो मतलब ये तो बड़ा दुखद है ना। फिर अब विधायक का जब नहीं चल रहा है तो फिर आम पब्लिक का क्या मतलब है? भाई, आम पब्लिक तो ऐसे भी दरवाजा के बाहर हो जाता है। तो देर नहीं करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। क्रिएटिव आप पीछे देख रहे हैं, राह के रन बांकुरे। हम लोग जब ये तय कर रहे थे सेशन का नाम कि क्यों ये नाम होना चाहिए, तो ये वो सारे लोग हैं जो तेज तर्रार तो हैं ही, साथ ही साथ कुछ भी करने को तैयार रहते हैं हर वो परिस्थिति में कि कैसे इनके जो अपने लोग हैं, जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, जो आम जनता जो इनके दरवाजे तक पहुंचती है, उनके समस्याओं का कैसे समाधान निकाला जाए। तो इसके लिए लोग तत्पर रहते हैं। और परिचय तो पहले करा ही दिया गया है। अनूप सिंह जी हैं। अनूप जी से पहला सवाल मेरा है, यहीं से शुरुआत करते हैं। और सवाल ये है कि अब जो आप कांग्रेस पार्टी में 2 टर्म के आप विधायक रहे, दूसरी बार आप चुनाव जीते और पार्टी ने आपको बड़ी जिम्मेदारी भी दी है सचेतक के तौर पर। ये जो बार बार जो चीज़ें आ रही है, पहले चूंकि गठबंधन से हम लोग सवाल कर ले रहे हैं, जब भी जो लोग मुख्यमंत्री जी आए हुए थे सेशन में, हम लोगों ने पूछा कि जब आप दिल्ली जाते हैं तो यहाँ हल्ला क्यों होने लगता है कि अब जो है सरकार बदल रही है, चेहरा बदलने वाला है, सरकार का स्वरूप बदलने वाला है। आप लोग परेशान होते हैं इस तरीके के सवालों से जूझते वक्त, क्योंकि मैंडेट तो शानदार मिला है, पिछले टाइम भी मिला था। ये 56 संख्या है इस बार, और 56 को लेकर के बातचीत तो बड़ा मजबूती के साथ की जाती है। फिर आप लोग इतने कमजोर क्यों हैं?
धन्यवाद संजय जी। पहले तो फॉलोअप की पूरी टीम को इस कॉन्क्लेव के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मंच पर जितने भी मेरे सहयोगी हैं, हम तमाम सदन में सहयोगी विधायकगण हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। निश्चित तौर पर जब आपने मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा होगा तो उसका जवाब ज़रूर मिला होगा आपको, लेकिन ये जो बार बार दिल्ली जाते हैं और चर्चा शुरू हो जाती है कि सरकार गिर रही है या फिर फेरबदल होने वाला है, मेरे हिसाब से उसका बस एक ही आंसर होगा कि राज्य की मीडिया हेमंत सोरेन जी के साथ दिल्ली नहीं जाती। वो दिल्ली की मीडिया वहाँ पे रहती है, तो मीडिया से खबर आती है, कोई हेमंत सोरेन जी की पार्टी से या कांग्रेस पार्टी से खबर नहीं आती है। और दिल्ली की मीडिया क्या चलाती है वो सबको मालूम है। लेकिन कई बार आपने कई ठीक बार कहा। अनूप जी खबर तो कोलकाता से भी आती है। निश्चित तौर पर उसमें कोई दो राय नहीं है। जब खबर आती है तो उस पर कार्रवाई भी होती है, और कार्रवाई सरकार के तरफ से हो, पार्टी की तरफ से हो, हर व्यक्ति या हर संस्था अपनी संस्था को बचाने की लड़ाई लड़ता है। लेकिन पार्टी को जब लगता है कि भाई कार्रवाई गलत हो गया तो उसको वापस भी लिया जाता है। निश्चित तौर पर फैसले तो सही और गलत ही होते हैं। आप कभी कोई केस को हाई कोर्ट में ले जाते हैं, वहां हार जाते हैं, तो आपको सुप्रीम कोर्ट से उसमें राहत मिलती है। क्योंकि कच्छप जी बगल में बैठे हुए हैं तो भाई बातचीत तो राजेश- दो तरफा होनी चाहिए। देखिए, राजेश और मेरी शुरुआत राजनीति में यूथ कांग्रेस के समय नहीं, एनएसवाई के समय से हुई। मैं 2002 से एनएसवाई में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में आया। एक राजनीतिक परिवार से आने के बाद भी कोई ये नहीं बोल सकता है कि मैं ऊपर से थोपा गया इंसान हूँ। मैंने संगठन में काम किया है और संगठन को अपना समय दिया है, संगठन को अपना जीवन दिया, तब जाकर आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। नहीं बिल्कुल, आपका पॉलिटिक्स का अपना एक नेचर है, आप लोगों के बीच रहते हैं, इसको खारिज नहीं किया जा सकता है। सवाल हर किसी के ऊपर है, सवाल होना भी चाहिए। लेकिन आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने तो जवाब दिया ही होगा। मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया। मेरा सवाल यह है कि भाई कांग्रेस क्या ऐसी परिस्थितियों में डर जाती है, और इस सवाल का जवाब हम राजेश कच्छप जी से भी लेना चाहेंगे। देखिए, माइक थोड़ा ऊपर कर लीजिए विधायक जी। संजय जी, सबसे पहले फॉलोअप्स के सभी चाहने वालों को, जितने ऑडियंस बैठे हैं सभी को मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और आपको भी इस बेहतर कार्यक्रम के लिए आपको बधाई देता हूं। आपने एक राजनीतिक सवाल किया है। जनमत जो है, जनमत विचारों से आती है। आप कभी भी चुनाव लड़ते हैं वो विचारों से आते हैं। आइडियोलॉजी होती है उस स्टेट का, उस क्षेत्र का। और आप कहते हैं कि डर, कांग्रेस पार्टी कभी डरती नहीं है। आप डराते रहते हैं, कभी कभी ऐसा बयान दे देते हैं कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली तक डरने लगती है। भाई राजेश कच्छप क्या बोल रहे हैं रांची में बैठ के? देखिए, यहाँ पे जितने भी फॉलो अप का लिंक मांगा जाने लगता है कि कहाँ पे क्या बोल रहे हैं। नहीं, मैं परिवार की अगर मैं बात करूं, आप अगर 5 भाई हैं, 5 भाई हैं, तो आप अपने हिस्से की बात करेंगे। विधायक की भी सेम चीज है। विधायक की अपनी अपनी ज़रूरतें होती है, क्षेत्र की अपनी अपनी ज़रूरतें होती है, उसका कैरेक्टर होता है। उस कैरेक्टर के आधार से सरकार से अपेक्षा होती है कि भाई हमारे क्षेत्र की जो समस्या है उसका समाधान हो। हम जो डिमांड कर रहे हैं उसका समस्या का समाधान हो। वो कोई पर्सनल डिमांड नहीं होता है, वो भावना होती है, जनता की भावना होती है। आप जब चुनाव में जब जाते हो तो बहुत तरह के लोग बहुत तरह के आश्वासन देते हैं, बहुत तरह की बातें करते हैं। चुनाव जीतने के लिए कई एक कारक होते हैं, कोई एक कारण से लोग नहीं जीतते हैं, कई एक कारण होते हैं चुनाव जीतने के। और उसको कम से कम आज आप सरकार से पूछते हैं ना भाई कि आपका जो मैनिफेस्टो था आप कितना कर रहे हैं, तो हमको भी क्षेत्र की जनता पूछते हैं कि आपने चुनाव के वक्त में ये वादा किया था, इसका क्या हो रहा है। तो उस वादा के पीछे हम भागते हैं और उसका पीछा करते हैं जहाँ पे ये सब बातें नहीं बिल्कुल। और एक विधायक का, जनप्रतिनिधि का यही काम है कि ऐसा नहीं कि सत्ता में आ गए तो आप चुप हो जाइए, जो जन मुद्दे हैं उस पर बातचीत मत कीजिए। देखिए, दरअसल ये जो आप पीड़ा साझा कर रहे हैं, ये पीड़ा होनी चाहिए थी जयराम महतो जी की और पूर्णिमा दास साहू जी की।
लेकिन इनसे पहले हमने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि ये लोग तो ऑलरेडी विपक्ष में हैं, तो इन लोगों को मालूम है कि मेरे साथ क्या होना है। आप लोग सत्ता पक्ष में रहते हुए जब यह बोलते हैं कच्छप जी कि आपके मंत्री, आपके कांग्रेस पार्टी के कोटे के मंत्री तक आप लोगों की बात नहीं सुन पाते हैं, तो मतलब ये तो बड़ा दुखद है ना। फिर अब विधायक का जब नहीं चल रहा है तो फिर आम पब्लिक का क्या मतलब है भाई? आम पब्लिक तो ऐसे भी दरवाजा के बाहर हो जाता है। नहीं, विधायक कोई अपनी बात नहीं करते हैं। मैंने कहा ना, विधायक कभी भी अपनी बात नहीं करते। वो क्षेत्र की बात करेंगे, कार्यकर्ता की बात करेंगे, सरकार में जो हमने कहा है उसकी बात करते हैं। आपकी बात सुनी जा रही है। देखिए, राजनीति में होता क्या है ना, अगर आप केवल सुनाइएगा तो कोई सुनने वाला नहीं होता है। उसको धमकाना पड़ता है। नहीं, धमकाना उसको नहीं बोला जाता, उसको कहा जाता है छीनना भी बोला जाता है। और राजनीति में बात को मनवाना पड़ता है। मतलब राजेश कच्छप ये बोल रहे हैं कि भाई काम कराने के लिए अपने ही मंत्रियों को बहुत ताकत का प्रयोग करना पड़ता है। हालांकि अनूप सिंह जी कभी ऐसा बोलते हुए सुनाई नहीं पड़ते। मतलब आपका काम हो जा रहा है क्या राजेश कच्छप जी के साथ? मतलब गलत तो नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा अपना एक मानना है कि जब आप सत्ता में आते हैं तो आप सत्ता में आते हैं अपनी पार्टी की छवि को बनाकर, आप सत्ता में आते हैं अपनी सरकार की छवि को बनाकर, और कोशिश करना चाहिए। और अब तो मैं मुख्य सचेतक के पद पे हूँ, तो मेरा मुख्य सचेतक चीफ व्हिप होने के नाते मेरा काम है पार्टी की डिसिप्लिन को देखना, जो गलत है उसको टोकना। और मैं समझता हूँ कि जब सरकार आपकी बन जाती है तो उस चीज़ को हम भूल जाते हैं कि हम किस मेहनत से वापस सरकार में आए। अगर हम उसको ज़्यादा मीडिया में उछालने का काम करेंगे, और भी चीजें हैं लड़ने के लिए। कहाँ सुने, दिल्ली जाना पड़ता है, देखिए दिल्ली जाकर के संजय नहीं मिल पाता है। संजय जी, मेरा अपना मानना है कि हिंदुस्तान में बहुत कुछ है करने के लिए, झारखंड में बहुत कुछ है करने के लिए। आज हिंदुस्तान बाहरी ताकतों से नहीं लड़ रहा है, आज झारखंड बाहरी ताकतों से नहीं लड़ रहा। हिंदुस्तान की जनता या झारखंड की जनता आपस में लड़ रही है। 150 करोड़ की आबादी है, 40 करोड़ वाले 20 करोड़ से लड़ रहे हैं, 20 करोड़ वाले 60 करोड़ से लड़ रहे हैं, 60 करोड़ वाले 30 करोड़ से लड़ रहे हैं। उसमें जो 40 करोड़ वाला है वो अपने जाति में पिछड़ा का लड़ाई लड़ रहा है, जो 60 करोड़ वाला है वो आपस में विभिन्न जातियों में आपस में लड़ रहा है कि जाति, धर्म, रंग, रूप, इससे हिंदुस्तान को उभरना होगा, इससे झारखंड को उभरना होगा। निश्चित तौर पर पिछड़े जाति की बात होनी चाहिए, निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक की बात होनी चाहिए, निश्चित तौर पर SC ST की बात होनी चाहिए, निश्चित तौर पर गरीब जनरल की बात होनी चाहिए, लेकिन राजनीति उसके अगल बगल नहीं घूमनी चाहिए। एक आखिरी सवाल है आपसे, फिर इधर चलेंगे। आखिरी नहीं है, मतलब इसके बाद जयराम जी और पूर्णिमा दास जी से बातचीत करेंगे। मैंने कच्छप जी को फिर आप कुछ सलाह दे रहे हैं इनडायरेक्टली, भाई मीडिया में मत कुछ बोलिए। राजेश मुख्य सचेतक भी हैं, तो भाई मतलब क्या करना चाहिए? राजेश और मेरी एक दोस्ती भी है आपस में, ऐसा नहीं है। हम लोग देखिए, जहाँ पर मैं गलत होता हूँ ये भी टोकता है, जहाँ पे ये गलत होता है मैं भी टोकता हूँ। बात उसकी नहीं है, बात सवाल आपने मेरे से पूछी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कल की ही घटना अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रदीप यादव जी का और इरफान अंसारी जी का वीडियो बहुत वायरल हुआ, बिल्कुल बहुत वायरल हुआ। मीडिया ने मेरे से पूछा तो मैंने बस सीधे शब्द में एक ही बात मीडिया को जवाब दिया कि प्रदीप यादव जी कस्टोडियन ऑफ MLAs है, वो हमारे विधायक दल के नेता हैं जी। अगर हमारे विधायक दल के नेता को कुछ शंका थी, कुछ जानकारी चाहिए थी, तो वो अपने मंत्री को, अपने विधायक को अपने घर पर आदेश करके बुला सकते थे। लेकिन जब एक विधायक, लेकिन अब आप बोलेंगे कि उन्होंने विधायक होते हुए फर्ज निभाया, बिल्कुल, तो मैंने उसके लिए उनका वाहवाही किया मीडिया में कि उनका काम है, उन्होंने सवाल उठाया, निश्चित तौर पर सवाल उठाना चाहिए, निश्चित तौर पर सवाल उठाना चाहिए। लेकिन प्रदीप यादव जी को यह भी देखना चाहिए कि जिस कांग्रेस पार्टी ने उनको कांग्रेस में ज्वाइन करते ही विधायक दल का नेता बनाया, तो उन विधायक दल की जो नेता का पद की गरिमा है उसको भी बनाए रखने का काम उनका। मतलब अगर एक बार अगर मंत्री ने जवाब दे दिया, एक बार मंत्री ने जवाब दे दिया, स्पीकर ने जवाब दे दिया, तो प्रदीप यादव जी को सीनियर मेंबर है, हमारे से बहुत सीनियर है, 7 बार के विधायक है। ये बातें आपने उनको
कही कि भाई गरिमा का थोड़ा ख्याल रखिए प्रदीप। देखिए तो आप आए हैं लेट से। प्रदीप फिर वही तो बात है ना, डिसिप्लिनरी की बात होती है। प्रदीप यादव जी को मैं नहीं समझा सकता हूं, वो विधायक दल के नेता अगर हैं, वो लेकिन देखेंगे वीडियो तो लेकिन समझेंगे। लेकिन मैंने अपने आला कमान, अपने पार्टी के हाई कमान के पास इन बातों को रख दिया। चलिए, जयराम जी हैं यहाँ पे, पूर्णिमा दास जी हैं, बीजेपी से इनका ताल्लुकात है। पूर्णिमा जी का, जयराम जी की अपनी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। जयराम जी, एक जो पीड़ा आपने साझा की, खबरों में भी आया, सवालों का जवाब नहीं मिल पाता है, फिर सत्र में मतलब क्या मतलब हो रहा है? आप जब जा रहे हैं तो मतलब संतुष्ट हैं जिन मुद्दों को लेके सड़क पे जिस तरीके से आप बातचीत रख पाते थे, काम कुछ कर पा रहे हैं, वहाँ से आपके सवालों का जवाब मिल रहा है, या फिर जयराम जी सिर्फ विधायक बन गए हैं और भाई अब क्या करें, मैंने अब उनको लग रहा है कि ये तो बड़ा निरीह टाइप का फील हो रहा है? माइक चेंज कर लीजिए। सबसे पहले द फॉलोअप कॉन्क्लेव 2025 के इस आयोजन के लिए फॉलोअप की पूरी टीम बधाई देता हूं। मंच में मेरे साथ मेरे ही सदन के सहयोगी, सदन के सदस्य और मंच के ठीक नीचे बैठे सभी इस राज्य के निवासीगण, प्रबुद्ध पत्रकार बंधुओं, विभिन्न सामाजिक दलों से, राजनीतिक दलों से संबंध रखने वाले नौजवानों, सभी को मेरा झारखंडी जोहार। जी बिल्कुल, एक गंभीर सवाल आपके माध्यम से आया है और इस सवाल अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा। सदन में जो प्रक्रिया होती है, सबसे पहले अल्पसूचित सवाल आते हैं, उसके बाद तारांकित, कभी तारांकित आगे आता है, कभी अल्पसूचित आता है। और ये सवाल मतलब हम क्वेश्चन के टाइप से पूछते हैं, जैसे कि क्या यह बात सही है कि अमुक अस्पताल में डॉक्टरों का अभाव है, अगर सही है तो आप कब तक भरपाई करेंगे, और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन के टाइप के आते हैं, उनको हम लोग अल्पसूचित सवाल कहते हैं और तारांकित कहते हैं। इसका सेशन टेक्निकलिटीज पे नहीं, मतलब सीधा ये बताइए कि आपके सवाल का जवाब मिल रहा है नहीं, सदन के अंदर? जब मैं इसको बताऊंगा तभी क्लियर हो पाएगा। जी बोलिए। डायरेक्ट अगर पूछेगा तो अब समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले तारांकित होते हैं, अल्पसूचित होते हैं, उसके बाद आता है शून्यकाल, ध्यान आकर्षण, उसके बाद जो विषय होता है, जैसे कोई बजट आया अनुपूरक, तो उस पर वाद विवाद होता है। तो हमें जो सवाल का उत्तर नहीं मिला वो शून्यकाल का नहीं मिला, ध्यान आकर्षण का नहीं मिला और निवेदन का। निवेदन का मतलब है कि अगर विधानसभा का सत्र नहीं चलता है तो प्रत्येक दिन एक विधायक एक निवेदन दे सकता है। तो निवेदन का जवाब नहीं मिला, शून्यकाल का जवाब नहीं मिला और ध्यान आकर्षण का जवाब नहीं मिला, जो कि चिंता का विषय है। और शून्यकाल पर कल जो आप देखें कि मैं काफी एग्रेसिव मूड में था, वो कारण था शून्यकाल के सवालों का जवाब नहीं मिलना। सबसे पहली बात तो जानना चाहिए आपके, चूंकि इस मंच के माध्यम से राज्य को जानना चाहिए कि शून्यकाल क्या होता है। शून्यकाल एक सूचना होती है, एक मांग होती है सरकार से। जैसे फॉर एग्जांपल आज हमने मांग किया कि हमारे डुमरी विधानसभा में महिला डिग्री कॉलेज नहीं है, तो हमने शून्यकाल के माध्यम से मांग किया। वो 50 सेकंड से 60 सेकंड तक का समय मिलता है बोलने के लिए, और लिखने 50 से 70 शब्दों में। ये सब पहले से जानते थे कि सीखे वहां? नहीं, ये सीखे, और हमें लगता है राज्य की अभी 70% जनता नहीं जानती है, नहीं जानती है। उस जनता नहीं, को ये- जनता को जानना चाहिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है, जनता को जानना चाहिए विधायक क्यों जाते हैं और क्या क्या काम करते हैं। तो शून्यकाल में इसलिए हमें तकलीफ लगा कि शून्यकाल का सवाल हम लोग रात के 12 बजे डालने जाते हैं। राजेश दा भी जाते हैं, बिल्कुल सारे लोग, हालांकि अनुप दा को कभी नहीं देखे, पूर्णिमा जी भी जाती हैं। नहीं जाते हैं। तो शून्यकाल का सवाल रात को 12 बजे डाला जाता है और उसमें 25 विधायक को ही मौका मिलता है। शून्यकाल के सवाल में 25 विधायक को मौका मिलता है, लेकिन वहां जाते हैं 40 से 45 विधायक, यानी 15 से 20 विधायक निराश लौटते हैं कि आज हमको सदन में मौका नहीं मिलेगा। यानी कंपटीशन होता है, कंपटीशन होता है शून्यकाल के सवाल में। और 12 बजे रात को विधायक जाएंगे और शून्यकाल का सवाल लगाएंगे, और अगर सुबह उन पे बहस होगा, वो सदन में उस बात को रखेंगे भी, और विभाग अगर उत्तर नहीं देगा तो किसी को भी आपत्ति होगी। तो जयराम जी आप विधायक बनने के बाद ये पीड़ा शेयर कर रहे हैं, आपसे हजारों युवा प्रेरित होते हैं, वो राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान में राजनीति को जो स्थिति है उससे दूर भागते हैं। उन युवाओं के लिए आपको क्या मैसेज होगा? क्या राजनीति अवसर देती है, या फिर जिस पीड़ा से जयराम गुजर रहे हैं वो अवसर, वही पीड़ा उन्हें? राजनीति में तो आना ही पड़ेगा, राजनीति में तो युवाओं को आना ही पड़ेगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में रास्ता राजनीति से ही खुलता है। राजनीति
इस देश से अलग नहीं है, यह देश राजनीति से अलग नहीं है। राजनीति में युवाओं का आना ही होगा। और ऐसा नहीं है कि अभी वर्तमान की सरकार अपने अफसरों पे निरंकुश है, वो उनके नेतृत्व में अफसर बेलगाम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब दिन यही दशा होगी। हो सके यही सरकार, चूंकि अब मुद्दा सदन में आने लगा, मुद्दा फॉलोअप के कनक्लेव में आने लगा, तो यही सरकार वो अंकुश लगाएगी। यही सरकार अपने विभाग के अधिकारियों से कहेगी कि विधायकों के सवालों का आप ठीक ठाक उत्तर दीजिए। मैं मानता हूं अभी ठीक है, 1 साल बीत चुका है, सवालों का गंभीरतापूर्वक जवाब नहीं दिया गया, 90% नहीं दिया गया, कम नहीं 90% जवाब नहीं दिया गया। लेकिन यही सरकार हो सके इस सत्र के बाद उन पर दबाव बनाएगी, दबाव नहीं, उन पर फटकार लगाएगी, उनको निर्देश देगी कि आप उनके सवालों का जवाब दें। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो राजनीति में ना आए। जयराम जी, मेरा सवाल इसलिए था कि जिस मजबूती के साथ, मजबूत होकर के आप जिस मुखरता के साथ बोलते हैं बाहर सड़कों पे, रैलियों में, मंचों के जरिए, सदन के अंदर जब आप सवाल, शून्यकाल हो या फिर ध्यानाकर्षण, जिसके बारे में भी आप जिक्र कर रहे हैं, उसका जवाब नहीं आया, यानी कि समस्या का समाधान नहीं तलाशा गया। तो यहाँ पे जयराम महतो मजबूर अपने आप को महसूस करते हैं, और अगर मजबूर महसूस करते हैं तो जिस तरीके से आप बहुत ही मुखर होकर के दूसरे नेताओं के प्रति जो आप अब तक आपका जो नज़रिया रहता था, क्या सदन के भीतर आने के बाद आपको लगता है कि भाई ये लोग भी उसी पीड़ा से गुजर रहा है? जब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जयराम महतो के सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, नहीं समाधान तलाशा जा रहा है, ज़्यादातर लोगों का यही शिकायत है। बिल्कुल एक विधायक का नहीं है, एक विधायक का सवाल नहीं है, पूरे लगभग 440 सवाल थे, उनका 90% शायद उत्तर नहीं था। एक विधायक का सवाल नहीं है। सदन में जितने भी विधायक हैं जो सवाल करते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री और स्पीकर को छोड़कर बाकी जितने लोग भी सवाल करते हैं, ये सारे सवाल सभी के थे मिलाकर, और उनके ही सारे सवालों के उत्तर नहीं दिए गए थे। वे व्यक्तिगत जयराम महतो के सवाल नहीं थे, वो सभी विधायकों के सवाल उसमें कंक्लूड थे। पूर्णिमा जी हैं, पूर्णिमा जी का विशेष स्वागत इसलिए भी है क्योंकि ये पहले पत्रकार रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा तो विशेष हम लोग करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे करना पड़ेगा। बार बार ये बोलना तो उचित नहीं होगा कि रघुवर दास जी की बहू हैं, लेकिन सवाल इसी से जुड़ा है। अच्छा, इसी कि से इस जुड़ा छवि हुआ। से क्या 1 साल में पूर्णिमा जी खुद को बाहर निकाल पाई हैं? आप अपना इमेज ऐसा बना पाई हैं कि अब पूर्णिमा दास साहू की खुद की एक पहचान हो। हालांकि वृक्ष के छाया में जब कोई दूसरा वृक्ष पनपता है तो एक छाया तो उसका रहता है और उसे भूलना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि 1 साल के दौरान ऐसी छवि आप बनाने में सफल हो पाई? सबसे पहले तो पूरे तमाम हमारे फॉलोअप की टीम को मैं जो है बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने मुझे अपने इस कार्यक्रम का, इस आयोजन का हिस्सा बनाया। यहाँ उपस्थित हमारे सभी मीडिया के बंधुगण, हमारे राज्य के जितने भी युवा शक्ति यहाँ पे मौजूद है, आप सभी को जोहार, नमस्कार करती हूँ। हमारे मंच पे हमारे माननीय विधायकगण यहाँ पे मौजूद हैं, आप सभी को जोहार और नमस्कार करती हूँ। आपका जो प्रश्न है, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बड़ों का आशीर्वाद रहना सर पे बेहद ज़रूरी है, चाहे वो परछाई की तरह हो या जैसा भी हो। मैं उनकी परछाई के जैसा रहना पसंद करती हूँ, पर हाँ, मैं अपना भी पहचान बनाऊंगी और धीरे धीरे देखिए सीखने एक अनुभव होता है। मैं भी सदन में आई, मुझे अनुभव नहीं था, मैं तो एक मीडिया से जुड़ी हुई थी। मीडिया से जुड़े रहने का एक बेनिफिट था कि मैंने कैमरा फेसिंग कर लिया, मुझे बोलना, मुझे कुछ नॉलेज इस फील्ड से जो है आ गया था। कैमरा तो अभी पूरा देश फेस कर रहा है, रील्स बना रहा है। नहीं, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है कि आप रील्स में आप सिर्फ आपके पास एक व्यक्ति आप होंगे, आपका मोबाइल होगा। सवाल पूछना और जी सवाल पूछना, लोगों को फेस करना, वो मैंने वहां से सीखा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं निसंदेह मैं आगे बढ़कर अपनी भी पहचान बनाऊंगी, पर अपने बुजुर्गों को, उनकी छाया को कभी उनसे हटकर काम करना नहीं चाहिए। रघुवर जी गाइड करते हैं जी बिल्कुल। बयान को लेकर के अब तक मतलब डांटे कि अरे क्या कर रही हो, ये कौन सा बयान दे दी? देखिए यही ना कि बड़े बुजुर्ग अब डांटेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। आज हमारा यूथ जो है डांट से कतराता है। हमारे पेरेंट्स को भी देख लीजिए, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम टीचर्स को कह देते हैं नहीं ज़्यादा पीटिएगा नहीं, मारिएगा नहीं, पर हम जिस जनरेशन से आते हैं वहाँ पे हमें तो पीटा जाता था और मम्मी पापा खुद बोलते थे और पीटिए।
अच्छा, यहाँ नहीं पे- इसी तो से मैं वही कहना चाहूंगी कि डांट फटकार जरूरी है। जहां आप गलत रास्ते पर जा रहे हो तो वहां बड़ों का मार्गदर्शन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। संजय जी बोल रहे थे कि क्या कभी ऐसा बोले कि तुम गलत बयान दे दी। अब चूंकि एक बयान आपका याद आया, अभी 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था, जब दिल्ली प्रकरण चल रहा था, तब आपने कहा कि बीजेपी और जेएमएम मिल जाए तो मजबूत सरकार बनेगी, ज्यादा विकास होगा। इस पर क्या आप क्या देखिए, सोच कर दिए? क्या सचमुच में कुछ चल रहा है मैंने ऐसा? ऐसा नहीं, मैं आपके इस मंच के माध्यम से ये बता रघुवर देना जी कुछ चाहती हिंट हूँ। दिए थे आपको? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, ऐसा कुछ हिंट नहीं आता। अब मैं उनकी बहू हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर एक चीज उनसे पूछ के करूंगी। एक मेरा भी Information तो विचार मिलेगी है ना, वो बड़े नहीं, वो नेता तो हैं। मिलेगा, वो बड़े हैं, घर के आदरणीय अभिभावक है, तो उनका तो मार्गदर्शन जरूरी हो जाता है मेरे लिए। पर अगर मैं एक एक चीज ऐसे पूछ के चलूं तो नहीं कर पाऊंगी मैं काम। मैं तो यही, जहां पे मुझे लगता है कि मैं अकेले, यही पूर्णिमा दास साहू से जहां पे मैं मुझे सुनने लगता है के कि लिए हम मैं लोग बात कर अकेले रहे थे। इस सिचुएशन से नहीं निकल पाऊंगी या यहाँ पे मुझे उनकी मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तब मैं उनकी राय लेती बात हूँ। ये बताइए, देखिए और यहाँ पे जितने भी हम लोग हैं, अगर होस्ट को भी जोड़ लिया जाए तो 5 जो है हम लोग पुरुष हैं, एक मात्र महिला बैठी हुई हैं, 3 तो आपके सहयोगी साथी हैं, सदन के अंदर आप लोग बैठते हैं। पार्टियां अलग अलग हैं, वो एक अलग मसला है। कितना आप देखती हैं कि चुनौतीपूर्ण है महिलाओं के लिए, खास करके पॉलिटिक्स में, और वो भी चुनावी पॉलिटिक्स में? देखिए, पहले मैं, आपने जो पहला प्रश्न किया था सन्नी जी ने, कि आपने मीडिया में ये बयान दिया था कि गठबंधन को लेके, तो मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। उसे मैंने वहां पे कहा था, तोड़ मरोड़ कर वहां पे पेश किया गया है। ये भी मैंने एक वहां बयान पे है। नहीं इसमें एआई भी जोड़ दीजिए। मैं एआई क्यों जोड़ूंगी? जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे क्यों जोड़ूंगी? मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। मैंने ये कहा कि अगर आपके साथ एक अच्छा मित्र हो जो आपका प्लस भी बताए माइनस भी बताए, तब आप अच्छी दिशा की ओर बढ़ सकते हैं। अच्छा, मैंने ये कहा था, मैंने ये नहीं कहा तो था। उसमें, इसलिए आप उसमें सिर्फ जेएमएम या फिर कांग्रेस भी? कांग्रेस देखिए, अब वो आप लोगों ने क्या तो उसका असंभव जैसा है। आशय समझा है, अब वो आप समझिए, और क्या लोगों को दिखाया गया है वो आप समझिए। पर आपने जो सेकंड प्रश्न पूछा महिलाओं को लेकर, तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि चुनौतीपूर्ण होता है, पर जब महिलाएं ज्यादा आने लगे राजनीतिक क्षेत्र में, उन्हें जब ज्यादा मौका मिलने लगेगा, तो मुझे नहीं लगता ये चुनौतीपूर्ण रहेगा आने वाले समय के लिए। और बाकी तो जो भी चुनौतियां आती है उसे स्वीकार करना चाहिए। महिलाओं में एक शक्ति होती है कि सभी चुनौतियों को वो पार करते हुए आगे बढ़ जाती है। तो बस यही कहना चाहूंगी कि चुनौतियां हैं, पर उसे स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पूर्णिमा जी, रघुवर जी भी आने वाले थे, कोई विशेष काम आ गया इसलिए नहीं आ पाए। ये सवाल उन्हीं से पूछता, चूंकि आप हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। रघुवर जी जब उड़ीसा के राज्यपाल थे और छोड़कर आ गए फिर यहाँ पद से हटने के बाद झारखंड लौटकर, तब से लेकर अब तक कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है। इसको लेकर क्या परिवार में कोई बात होती है? क्या पछतावा है या फिर लग रहा है कि आगे सब बेहतर होगा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें पछतावा हो या जिम्मेदारी नहीं मिलती। वो एक योद्धा की तरह ही है, अभी भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक योद्धा की तरह है, अभी भी कार्यकर्ता के रूप में एक सक्रिय हैं और वो कार्य कर रहे हैं। जरूरी नहीं इंसान के पास कोई पद हो तो ही उसे वो पहचान मिलेगी। वो उन्होंने अपना पहचान बना लिया है, पूरे झारखंड में, पूरे राज्य में उन्होंने अपना पहचान बना के रखा हुआ है, वो काफी है उनके लिए। बिल्कुल। जयराम जी से एक सवाल होगा। जयराम जी, अभी इससे पहले जो सेशन था उसका नाम था अपना टाइम आएगा। कई युवा चेहरा जो अलग अलग फील्ड में अलग अलग मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, तो उस सेशन की शुरुआत हुई कि जिस तरह से कुर्मी और एसटी को लेकर एक बहस झारखंड में चली है, अलग अलग जगह आंदोलन हो रहे हैं। जयराम महतो इस पर स्पष्ट क्या सोचते हैं? क्या कुर्मी सचमुच में पहले एसटी था इसलिए उन्हें एसटी सूची में शामिल कर देना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्यों? उससे क्या फायदा होगा? क्या सिर्फ पॉलिटिकल पावर के लिए लड़ाई है? माइक चेंज कर दीजिए, जो टेक्निकल टीम है इधर। देखिए, आपने कहा कि जयराम महतो, कुर्मी समाज का, कुर्मी समुदाय का शेड्यूल ट्राइब की सूची में सम्मिलित होना जयराम महतो का निजी विषय नहीं है, यह एक सामाजिक विषय है। और यह कार्यक्रम, यह आंदोलन मेरे जन्म से दशकों पूर्व से चलता आ रहा है। ये और बात है कि वर्तमान की राजनीति में ये तो सत्य है कि जयराम महतो का चर्चा पूरे राज्य में है, इसलिए टारगेट हम हुए। लेकिन ये सत्य है कि आज जब मेरा जन्म नहीं हुआ था उससे कई दशकों पूर्व से ये मांग चलती आ रही है। दूसरा बात,
आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, पत्रकारिता से आप लोग संबंध रखते हैं, हम थे या नहीं थे ये तो जग जाहिर है, ये तो किसी से छुपा नहीं है। हमारे तमाम इतिहास, हमारे तमाम कल्चर, हमारी तमाम परंपराएं क्यों हमें हटाया गया ये भी सभी जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि सभी यह भी जानते हैं कि कोई भी, अभी हमसे पहले सुप्रीमो साहब आए थे, लेकिन सभी जानते हैं कि जयराम महतो ही है जो किसी भी विषय को स्किप नहीं करता है, वो अपने तर्कों से, अपने तरीकों से जवाब देता है। 1950 में हमें हटा दिया गया बिना किसी नोटिफिकेशन के। 1931 में हम थे या नहीं थे, पूछिए आप। अगर हम नहीं थे या फिर हमारा शेड्यूल ट्राइब की सूची से या शेड्यूल ट्राइब से संबंध नहीं था, तो फिर दिसुम गुरु शिबू सोरेन झूठे हैं, तो क्या फिर बागुन सोमरे जी झूठे हैं, तो क्या हमारे पद्म श्री विजेता रामदयाल मुंडा सिंह जी झूठे हैं? आप कितने लोगों को झूठ कहेंगे? तो अभी आप क्या चाहते हैं, मतलब शामिल हो जाना चाहिए? देखिए, हम सीधा समस्या सवाल। का समाधान चाहते हैं। बिल्कुल, हमारी भी मांग को दरकिनार आप नहीं कर सकते हैं। आज इस राज्य को जब बनाने की बारी आई थी, समस्या का समाधान क्या है जयराम जी? सीधा जोड़ देना चाहिए, शामिल कराना चाहिए, या फिर कोई वैकल्पिक कोई व्यवस्था? देखिए, बनेगी? भारत का संविधान सभी के लिए रास्ता तय करता है। भारत का संविधान इस देश में रहने वाले जीव जंतुओं को भी संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 48(1) नहीं, बिल्कुल। अनुच्छेद 48 का वन्य जीवों को भी जीने का अधिकार देता है। तो हम तो एक बहुत बड़ी प्राचीन, हम इंसान हैं, हमें भी इस राज्य में, इस देश में संवैधानिक अधिकार है। तो भारत की संसद को, भारत के संविधान को तय करना है। मांगना किसी का अधिकार नहीं है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग कुर्मियों को लेकर इतनी नकारात्मक क्यों? लोगों बिल्कुल अभी नकारात्मक संजय जी, नहीं मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमारे सामने हमारी बहन स्वरूपा पूर्णिमा जी बैठी हैं। ये एक नेत्री के साथ साथ यह भी किसी समाज की बेटी है, बहू है, ये तेली समाज की। मैं स्पष्ट कहता हूं, आज उन्होंने सदन में एक सवाल उठाया, आपने देखा को शून्यकाल में, कि तेली समाज की उन्नति के लिए तेली घानी बोर्ड बनना चाहिए। मैं समर्थन करता हूं, लेकिन ये तेली समाज की बेटियों का उन्होंने तेली समाज का मुद्दा उठाया, बताइए कोई इनका आलोचना करेंगे? नहीं। लेकिन जयराम जब कुर्मी समाज का बेटा होके कुर्मी समाज की बात करता है तो इस राज्य में बम फूट जाता है। चलिए, अब मैं बताता समर्थन हूं कि करता हूं, आलोचना मैं क्यों हो पूर्णिमा रहा है। बहन की इस मांग का जयराम समर्थन जी। करता हूं कि इन्होंने कहा कि तेली समाज की आर्थिक उन्नति के लिए तेली घानी बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। इन्होंने यह भी कहा कि कुम्हार समाज के लिए माटी कला बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। मैं उस मांग का भी समर्थन करता हूं। लेकिन जब जयराम महतो अन्य मांगों के साथ जब कुर्मी होके कुर्मी की बात करता है तो एक बम फूट जाता है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। आप एकदम, आज हमारी बहन ने उठाया, सामने है। मैं समर्थन करता हूं, मैं जयराम भाई, फॉलोअप के कनक्लेव से इनकी मांगों का समर्थन करता हूं। जयराम तेली जी। समाज की बेटी है, इन्होंने तेली समाज का मांग उठाया। क्या इस राज्य में कोई आंदोलन होगा? क्या इस राज्य में इनके लिए कोई नकारात्मक प्रतिकार होगा? नहीं होगा। लेकिन जयराम महतो जब अपने समाज की बात करता है तो बम फूटता है। नहीं, बिल्कुल बम नहीं फूटता है। फूट ही बम रहा है। इसलिए फूट रहा है जयराम जी कि आप जब चुनावी राजनीति का हिस्सा बनने जा रहे थे तो बहुत सारी बातें कह रहे थे। उसमें एक बयान आपका जो दिखा, हालांकि हो सकता है कि आप उसको एआई का नाम दे दें, लेकिन उसमें ये कहा, आप कहते हुए सुने जाते हैं और हमने सुना भी है, जिसमें आपने ये कहा, जब कुर्मी को एसटी में शामिल होने के सवाल पे जब आपसे जवाब मांगा जा रहा था, तो आपने कहा कि देखिए, मैं जब आऊँगा, जब मुझे मौका मिलेगा तो ईडब्ल्यूएस के तर्ज पर जो है मैं वैकल्पिक एक व्यवस्था बनाने की सोचूंगा। जी, मेरी बात पूरी नहीं, सुन तो लीजिए। हाँ, ठीक है, आपका आप सवाल या आ तो गया। आप उस बात को अरे खारिज AI नहीं कर है, दीजिए। बिल्कुल AI नहीं है, मैनिफेस्टो में था ये तो। AI नहीं है, बिल्कुल वो AI हाँ। नहीं है। हमें जो हमने कहा है उसे दोबारा रिपीट करने में कोई परहेज नहीं है। देखिए, सबसे पहला बात, चुनाव के लिए हमारे पास काफी कम समय था, हमें मैनिफेस्टो तैयार करना था, काफी कम समय था। तो मैंने, आज भी मैं कह रहा हूं कि अगर भारत के संविधान में ऐसा संभव है तो करे। मैं तो आज ये भी कहूंगा कि अभी जो वर्तमान में 42 जनजातियां हैं, अभी आज कुल मिला के फिर बात आप को नेता पूरा ही करने हो दे गए ना संजय, जयराम पहले जी। बात को पूरा करने दीजिए। अगर बात पूरा नहीं होगा तो समझ में किसी को नहीं आएगा। मैं पूरा तो उस कीजिए। बात का भी तर्क दे रहा हूं कि अभी जो वर्तमान में 42 जनजातियां हैं, आप संथाल को जानते हैं, आप उराव को जानते हैं, आप मुंडा को जानते हैं, आप हौ को जानते हैं, आप बिरहौर, बिरजिया, पहाड़िया, सोबर की स्थिति जानते हैं क्या है? क्या वो समाज, संथाल, मुंडा, सच्चाई बात करिए, किसी को नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। क्या बिरहौर समाज की वो स्थिति है? क्या बिरजिया तथा अन्य जो अति प्राचीन आदिवासी समुदाय जो अभी 42 में से हैं, लगभग दर्जनों के आसपास हैं, उनकी वो स्थिति नहीं है कि बाकी जो उराव समाज रहे, संथाल समाज रहे, मुंडा समाज रहे, हो रहे, तथा अन्य जो 2-4 भूमिज इत्यादि हैं, उनके सामने मुकाबला। मैं तो ये भी कहता हूं कि हो सके संभव तो उनको भी एक नया कॉलम दे दीजिए, उनको संरक्षण के लिए एक नया कॉलम दे दीजिए, उनको डेवलपमेंट करने के लिए एक नया कॉलम दे दीजिए। तो मैं तो उस बात का भी दलील देता हूं। तो मैंने इस आधार पर तर्क दिया था, ईडब्ल्यूएस नहीं,
एक कॉलम मैंने नया मांगा था कि भाई अगर संभव है तो एक नया कॉलम दे दीजिए, उसे एक नया ट्राइब्स का नाम दे दीजिए, और जो संरक्षण आप अन्य ट्राइब्स को दे रहे हैं वही संरक्षण जो नए सम्मिलित ट्राइब्स होंगे आप उनको दें। मतलब आप अब इस बात पे टिके हुए हैं कि जरूरी नहीं है कि अगर में भारत के शामिल हो। संविधान में संभव है तो, चूंकि मैं अपने समाज से ऊपर नहीं हूं, मेरे बाद भी मेरा समाज होगा, मेरे होने से पहले भी मेरा समाज था। तो आप ये बोल रहे हैं कि आपने पहले चूंकि कहा है कि चुनाव में जाना था, वक्त कम था, मतलब क्योंकि उस समय- हमारे पास मैनिफेस्टो मतलब आपको ड्राफ्टिंग उस समय करने के जल्दी लिए में था, सब बिल्कुल सबको साथ हम लोग लेना था, एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर आपने पाए वैसी उसको, बात बस कही। हमने एक लाइन लिख दिया कि भाई ईडब्ल्यूएस के तर्ज पर एक कॉलम होगा, उस कॉलम में क्या क्या होगा उस चीज को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एक धारा होगी, उस धारा में उपधारा क्या क्या होगी इस चीज को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लेकिन आज भी हम कहते हैं अगर भारत के संविधान में संभव है, भारत के संसद में संभव है तो वो करे, एक अन्य कॉलम बनाया जाए। कॉलम नहीं है जैसे अभी सेंट्रल में देखिए, सेंट्रल में अभी हम लोग 4 चीजें जानते थे, एक ओबीसी, एक एसटी, एक एससी और शेष जनरल। तो जनरल को छोड़िए, तीन कैटेगरी, ओबीसी, एसटी, एससी। लेकिन जब ओबीसी राज्य में आया, केंद्र में तो ओबीसी है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते, बैठे सभी लोग जानते हैं, लेकिन जब वही कॉलम राज्य में आया तो राज्य सरकार ने निर्णय लिया ईबीसी, कहीं BC1, कहीं BC2, कहीं MBC। तो अगर संभव है भारत के संविधान में, सेंट्रल में तो एक ही रहेगा, सेंट्रल में एसटी रहेगा। कुर्मी भी अगर एसटी में शामिल होता है तो सेंट्रल में तो फिलहाल एसटी रहेगा। अब वो राज्य सरकार अगर भारत के संविधान में, भारत के कानून में इतना सक्षम होगा तो राज्य सरकार निर्णय लेगी कि जो नए लोग एसटी में आके शामिल होंगे उन्हें हम एग्रीकल्चर ट्राइब, फार्मिंग ट्राइब, न्यू ट्राइब, कुछ भी एक नया कॉलम हम तैयार मतलब कर लें। एक स्पेस है आपके भीतर कि कोई एक रास्ता निकाला जाए, कोई जिद नहीं है, आप कुल मिला के नहीं, बिल्कुल, लेकिन जो संरक्षण अन्य शेड्यूल ट्राइब से आने वाले समाज को मिल रहा है वही संरक्षण जो नए लोग शामिल होंगे। जैसे अभी हमारे बाद घटवार समाज, संरक्षण तो हर किसी को चाहिए सरकार से। नहीं, संरक्षण कभी वो तभी मांगता है जब वह उस परिस्थिति में होता है। अनूप दास देखिए बैठे, वो कभी नहीं बोले कि हमें संरक्षण दीजिए, आपके बगल में बैठे हैं। अच्छा, सवाल ये चूंकि तो बात कर रहे हैं, एक इनकी मिनट। पार्टी तो बकायदा बोल रही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये तो बात कर ही रहे हैं ना भाई, होना सारे चाहिए। लोगों की ये तो बातचीत हो रही पूरा है। देश कह रहा है, ये तो पूरा देश कह रहा है भाई, ये तो पूरा देश कह रहा है जिसकी जितनी। अच्छा चलिए, अच्छा नहीं, बात चूंकि संजय अनूप दा पर आ गई है, जयराम जी आप किसी छत्र छाया से नहीं निकले, अपनी राजनीति में खुद की पहचान आपने बनाई। डुमरी से चुनाव लड़े, बेरमो से भी चुनाव लड़े, डुमरी से तो जीत गए, लेकिन सामने अनूप जी हैं, अनूप जी से आप नहीं सक पाए, मतलब जीत दर्ज नहीं कर पाए, इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं? देखिए, सबसे पहला बात था कि दोनों सीटों में अगर डुमरी की बात करें तो डुमरी में 70 पंचायत में हम विजिट किए। देखिए, मेरी जो ताकत थी वो मेरा भाषण था, मेरी ताकत थी जनता के साथ मेरा कनेक्शन था। हम जहां जहां गए वहां वोट बढ़ा। अभी आपने देखा हम घाटशिला का चुनाव गए, 3 हजार वोट बढ़ा के आए। तो मेरी जो ताकत थी कि मेरा एप्रियंस था। अगर हम बेरमो विधानसभा में एप्रियंस हो जाते तो निसंदेह अनूप जी को भी हम जोरदार और टक्कर देते। मतलब समय कम दे पाए? समय नहीं, हम वहां गए ही नहीं, क्योंकि जो हमारी टीम काम कर रही थी, आप देख सकते हैं कि कितना मतलब बाकी के पास क्या साधन था, संसाधन था। देखिए जयराम जी, आप डुमरी में भी जो चुनाव जीते, आपका कितना का अंतर रहा है? डुमरी में लगभग 10,000। देखिए, डुमरी 10,000 का अंतर रहा है, तो आप इसको समझिए। बात को- जयराम महतो को लेकर के जो पूरे राज्य में जिस तरीके से हवा चल रही थी, मीडिया में हम लोगों पे तो आरोप भी लगता है कि भाई तुम लोग बहुत ज्यादा चला रहे थे झूठ मूठ का, जबकि हम लोग बोल रहे थे, हम लोग महसूस कर रहे थे कि आम लोगों के झूठ नहीं, आपने तो आप सच हैं। चलाया। आप संजय जी, आपने खैर, सच चलाया। भारत की राजनीति में एक न्यू जनरेशन अंडर 30 पहली बार राजनीति में, और 7% वोट, ये हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं हुआ है। चलिए इसके लिए बधाई। तो आपने तो सही न्यूज चलाया। राजेश कच्छप जी, नहीं, इसी से जुड़ा हुआ सवाल। प्रशांत जी, हमसे कितने काबिल व्यक्ति बिहार में, हमसे कई गुना काबिल व्यक्ति बिहार में, लेकिन क्या चुनाव की परिस्थिति रही? तो आपने तो सही न्यूज चलाया कि पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया लड़का, एक अदना सा लड़का जिसकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं, कोई राजनीतिक छाप नहीं, कोई साधन नहीं, कोई संसाधन नहीं, और 30 साल से कम न्यू पॉलिटिक्स। क्योंकि आप अगर बाकी की बात करेंगे तो वो सेकंड टर्म होते हैं। अगर आप अखिलेश जी की बात करेंगे तो उनके पिताजी राजनीति में थे। अगर आप तेजस्वी की बात करेंगे तो उनके पिताजी राजनीति में थे। अगर आप हेमंत जी की बात करेंगे तो उनके पिताजी राजनीति में थे। जयराम महतो न्यू कमर। नहीं, अच्छी बात है। उस हिसाब आपने सही न्यूज चलाया, कोई इसी- गलत न्यूज नहीं। सवाल अब अनूप जी से। अनूप जी, आप पिताजी वहां से जीतते रहे, आप पहले भी जीते हैं। जब जयराम महतो का नाम सामने आया कि वो भी बेरमो से लड़ेंगे, और जब प्रचार के दौरान आपकी गाड़ी रोक दी गई, वो वीडियो भी खूब वायरल हुआ, तो आपको डर लगा था कि अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लग रहा है?
देखिए, सबसे पहले संजय जी, आपको ये समझना होगा कि मैं जिस विधानसभा से आता हूं, आपने जयराम से पूछा कि वो हारे क्यों, उन्होंने अपना जवाब दिया। आप जब मेरे से ये सवाल पूछेंगे कि मैं जीता क्यों, तो मैं बस आपको एक ही जवाब दे सकता हूं, मैं जीता इसलिए जिस आधार पर मेरे पिता जीतते थे उसी आधार पर मैं जीतता हूं। मेरे बेरमो विधानसभा की आबादी 4.5 लाख है और मैं जिस जाति से आता हूं उसकी आबादी 17,000 है, और संजोग से जो जाति मेरी है उसमें सबसे ज्यादा आपस में लड़ाई होती है। उसके बाद भी मैं चुनाव जीतता हूं, मेरे पिता चुनाव जीतते हैं और जीत का मार्जिन डबल होता है। उसका कारण यह है कि मेरा परिवार जाति और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करता। हम हिंदुस्तानी के आधार पर राजनीति करते हैं, झारखंड के आधार पर राजनीति करते हैं, और शायद यही कारण है कि मैं जीता हूं। रह गई ये बात कि मेरे पिता, तो मैं हमेशा से अपने पिता के साथ रहा हूं, चीजों को देखा हूं, चीजों को समझने की कोशिश की है, और जो परिवार वो मुझे दे कर गए उस परिवार को बढ़ाना मेरा दायित्व बनता है। आज मुझे 1 लाख वोट आया है, कल को जीत के लिए मुझे 1,25,000 वोट चाहिए, तो मैं वहां पे अपनी विरोधियों को, उनकी आलोचना करूं, उनको तंग करूं, तो उनका वोट नहीं ले सकता, उनका विश्वास नहीं ले सकता। मुझे अगर वापस जीतना है तो अपने विरोधियों को अपना बनाकर जीतना है, तब जाकर मेरा वोट परसेंट ऊपर बढ़ेगा। और हिंदुस्तान की राजनीति में मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा कोड है। आज हमारा हिंदुस्तान तरक्की की बात नहीं करके जाति की बात करता है, धर्म की बात करता है। नहीं, क्या दिक्कत है? राहुल गांधी बात कर रहे हैं। देखिए, समाज में बात करना, समाज में नीचे जातियों को ऊपर उठाना, ये तो हमारे संविधान ने अधिकार दिया है। और इसीलिए महात्मा गांधी जी ने, जब उनसे नेहरू जी पूछे कि संविधान किससे लिखना चाहिए, तो महात्मा गांधी जी ने बोला बाबा साहब से लिखवाइए। बाबा साहब कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, लेकिन उन्होंने बाबा साहब को मौका दिया। क्यों? क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि क्या क्या परेशानी नीचे तबके लोगों को हो रही है, पिछड़े जातियों को हो रही है। तो बाबा साहब ने संविधान लिखा जाति को खत्म करने के लिए। आज आप बता दें, आज तो बाबा साहब को सामने रख के लोगों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना दी। और यही कारण है, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब तक हम जाति के आधार पर लड़ते रहेंगे, जाति को आरक्षण देना राजनेता का, पॉलिटिकल पार्टी का दायित्व होता है, नीचे तब से ऊपर लाना पॉलिटिकल पार्टी का दायित्व होता है, लेकिन जाति को जाति से लड़ाना, हेटरिज्म पॉलिटिक्स की ओर ढकेलना, ये पॉलिटिकल पार्टी का दायित्व नहीं होता है। आज के डेट में ये हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में कूट कूट के भरा हुआ है। और नहीं, सवाल जो मेरे छोटे भाई ने अभी एक बात बोली थी, जयराम से मेरी बराबर बात होती रहती, मेरे पीछे ही बैठते हैं। नहीं, ये सवाल मेरे और मन मैं में था इनको कभी कभी कि मैं इनको कभी कभी देखूं नहीं, तब भी बोलते हैं दादा जोहार। नहीं, मेरा सवाल यही था कि जो कुछ भी कैमरे के सामने दिखता है, सोशल मीडिया पर एक लड़ाई दिखती है, तो आपने कहा बराबर बात होती है, तो चुनाव के दौरान भी आप लोगों में बातचीत होती है? नहीं, चुनाव के दौरान हमारी बात नहीं हुई थी। चुनाव के बाद मेरे को मिले थे, पहले ही दिन विधानसभा में आए, और मैं समझता हूं सबसे पहले आए तो हमारी मुलाकात हुई, क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि हमारा सीट आगे पीछे दे दिया जाएगा। देखिए, यहाँ न्याय नहीं हो मंच पे। लेकिन एक मिनट, मैं खत्म करना चाह रहा हूं। लेकिन जो बात अभी सवाल आपने मेरे छोटे भाई जयराम महतो से पूछा कि आप कुर्मियों की बात क्यों कर रहे हैं, तो जयराम महतो जी ने बोला कि संविधान ने हमें वो अधिकार दिया। तो मेरा भी एक बड़े भाई होने के नाते छोटे भाई को सुझाव होगा कि जो जनमत इनके साथ आई थी चुनाव से पहले, वो जनमत ना कुर्मियों की थी, ना कोयरी की थी, ना माइनॉरिटी की थी, ना फॉरवर्ड की थी, ना राजपूत की थी, ना पंडित की थी। वो जनमत खतियान आधारित झारखंड राज्य की बात के लिए आई थी। और इसीलिए उस समय के बाद और अभी तक आज जो ये सवाल आप जयराम महतो से पूछ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आखिर जयराम महतो से आप कुर्मी की बात क्यों कर रहे हैं। आपको जयराम महतो से बात करनी चाहिए थी तो झारखंडियों की बात करनी चाहिए थी, खतियानों की बात करनी चाहिए थी, झारखंड राज्य में रहने वाले लोगों की बात करनी। तो जयराम भाई ने बोला
कि संविधान ने हमें वो अधिकार दिया है। इतना मंजे हुए नहीं हैं। आप मतलब कुल मिला के बोल रहे हैं कि ये कुर्मी नहीं, जयराम कुर्मी कर रहे हैं अनूप जी और बोलना गिर गए। चाह रहे हैं कि जयराम जी अब 1932 पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? जवाब दे दीजिए आप। बात तो कर ही रहे। जब विधानसभा का पहला बजट सत्र था और उसमें जो अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प था, उसमें तो हमने खतियान के आधार पर 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की बात को कहा। मंत्री दीपक बिरवा जी शायद नहीं होंगे नहीं सदन में। मैं था वहां पे, भाई ने कहा, लेकिन मैं तो एक ही चीज पूछता हूं कि जेकेएलएम ने आज तक गवर्नर हाउस का घेराव क्यों नहीं किया? किए थे। अगर आपको कि अगर जानकारी आपने होगी- 1932 का विधेयक जी, अगर आपको- केंद्र सरकार को नहीं भेजा, ओबीसी का आरक्षण 27% हमने पारित करके भेजा, आपने नहीं भेजा गवर्नर हाउस को, गवर्नर हाउस का घेराव जेकेएलएम ने क्यों नहीं किया बिल्कुल कि किया आप है, जाकर लेकिन दिल्ली शायद बैठी? आप उस समय शायद किसी कार्यक्रम के लिए, चूंकि आप इंटरनेशनल यात्रा भी करते हैं, हाल फिलहाल वो ऑस्ट्रेलिया से आए थे, हमारी शुभकामनाएं आपको, राज्य के मुद्दों को लेकर जाते हैं, तो लगता है कि आप शायद राज्य में नहीं थे। हमारी टीम संथाल परगना के दुमका से पैदल होते हुए आई थी। वो जहां जहां से पैदल होकर आई, वहां से नए नए लोग जुड़ते गए और राजभवन के सामने हमारा एक दिवसीय कार्यक्रम था। ये आपकी मीडिया ने भी कैप्चर किया होगा, राज्य की जनता को ही मालूम था, लेकिन शायद चूंकि हर किसी की व्यस्तता होती है, अनूप उस समय राज्य में नहीं होंगे या फिर किसी अपने व्यस्त कार्यक्रम में व्यस्त होंगे। चलिए राजेश कच्छप जी से एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद ओपन सेशन करेंगे और 2-3 सवाल जो आप लोगों के मन में है उसको भी हम लोग स्पेस देंगे इस मंच के जरिए। कच्छप जी, मतलब कुछ होगा, सॉल्यूशन निकलेगा कि मतलब आप उसी पीड़ा में रहेंगे अगले पूरे 5 साल? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, तो बहन ने परिचय दिया कि 3 लोग राजनीति प्लेटफॉर्म से आते हैं, तब आप राजेश कच्छप के बारे नहीं जानते हैं। ये गलती हुई। ये राजेश गलती कच्छप हुई। जो है अपने खांद में धान ढोता है, आज भी हल चलाता है, आज भी दूध दूहता है। और मैं आपको बता दूं, मैं अपना राजनीति शुरुआत आदिवासी छात्र संघ से किया। जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तब आदिवासी छात्र संघ से स्टार्ट किया, उसके बाद एनएसवाई में आया, उसके बाद यूथ कांग्रेस में आया, उसके बाद में, और सुन लीजिए, स्नातक के बाद हमारी परिस्थितियां नहीं थी कि विधायक जो आज के दौर में जो संसाधन चाहिए होते हैं, हमारे पास में कुछ नहीं थे। मैं आपको बता दूं एक चीज, हमारे पिताजी रिटायर हुए थे 2012 में, छोटे से एक कर्मी थे। मैं उनसे झूठ बोल करके, झूठ क्या बोलूं, सच बोला था कि मैं व्यापार करूं, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। आप रिटायरमेंट का 13 लाख रुपया मुझे दिए थे, रिटायरमेंट का 13 लाख रुपया देते, उस 13 लाख का मैंने जानते क्या किया? यही राजनीति संगठन में खर्च किया। जहां जहां कांग्रेस, यूथ कांग्रेस का प्रोग्राम हो रहा है, वहां जा रहा हूं। तो अच्छा इन्वेस्टमेंट तो किए आप, वो रिजल्ट आया, इन्वेस्टमेंट विधायक नहीं बन गए। था, वो हमारा एक जुनून था। मैं आपको बता दूं, मैंने 4 चुनाव लड़े हैं और मैं आपको अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि बता रहा हूं। मैं उस गांव से आता हूं जहां पे बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी। राजेश कच्छप ने बिजली बनवाई, सड़कें बनवाई। और जब मैं ग्राम प्रधान था गांव का, उस टाइम सड़कें और बिजली बनवाई है। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैंने पंचायत समिति का चुनाव जीता, 1 साइडेड चुनाव जीता। जिला परिषद का चुनाव जीता, 1 साइडेड चुनाव जीता। और जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था तो उस टाइम में 65,000 वोट से हमारी पार्टी हारी हुई थी, उसको कवर करते हुए मैंने 6,000 वोट से जीता। और इस बार का चुनाव में खिजरी में आज तक कभी दोबारा कोई रिपीट नहीं किया है। राजेश कच्छप पहला तो शख्सियत है। पार्टी का है नहीं समझ रही, ये जो आप समझा रहे हैं हम लोग आप को, मैं बता रहा हूं, मंत्री क्योंकि- बना देते नहीं, भाई, नहीं, इतना संघर्ष संजय करके आप बाबू आए। ऐसे है, संजय बाबू ऐसे है, क्योंकि सवाल था तो मुझे लगा कि शायद आप दोबारा नहीं पूछेंगे तो नहीं, अब बोलिए मुझे ना। बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो राजनीति, हमने शहर से पॉलिटिक्स किया। अब रिजर्व सीट जरूर है, रिजर्व सीट में लड़ना बहुत टफ होता है बनिस्पत जनरल सीट के। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आप, अगर मैं रिजर्व ट्राइबल सीट से हूं तो ट्राइबल ही लड़ेगा। मेरे यहां इस बार 18 लोग लड़े, 19 लोग लड़े, तो सारे ट्राइबल थे ना कहीं किसी का कोई गांव में नाता रिश्ता रहा होगा,
किसी ना किसी रूप में रहा होगा। तो आज के तारीख में मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीति जो है, आप नाम को फेम करने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब आप इस राज्य का सबसे बड़ा पंचायत में आप जाते हैं तो वहां आप पे कई एक अंकुश लगती है, कई एक बंदिशें होती है। आपको, आप संवैधानिक पद पे बैठते हैं, आप संविधान की गरिमा का शपथ लेते हैं। और आने वाले दिनों में राजनीति बात होनी चाहिए, जानना चाहिए राजनीति। और जिस प्रकार से आज के तारीख में, अभी हाल के दिनों में, कल क्योंकि सारे लोग अपनी अपनी बातों को कह रहे थे, मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था कि कुछ लोगों ने विधानसभा में नेहरू जी के बारे में कुछ गलत शब्द का प्रयोग किया था। तो मैंने कहा था कि नेहरू जी वो शख्सियत, वो देश के हीरो थे। जिस समय में देश में कुछ नहीं बनता था, देश को कहां से कहां पहुंचा दिए। मैंने ये कहा था कि अभी देश में वंदे मातरम पे बहस हो रही है, उस समय की परिस्थितियां क्या थी, तो उसको भी कुछ लोग कट करके, चूंकि अब तो बहुत सिस्टम बड़ा हाई है, किसी का गला काट दीजिए, किसी का आप तन धड़ लगा दीजिए, ये सिस्टम हो गया है। अब सामने से सवाल लिया जाए, तो मुझे लगता है संजय। है नहीं, एक आखिरी सवाल। नहीं, मैं कह रहा हूं कि राजनीति जो है, झारखंड की जो राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने का आज के तारीख में जरूरत है। आज के तारीख में तो वो माहौल मिल रहा है आपको पार्टी के अंदर? हम तो तैयार हैं, हम तो उस माहौल की ओर आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। नहीं, क्योंकि आपकी पीड़ा समय दर समय आते रहता है। हम देखिए, मैं दो चीज का मैं दो चीज का मैं कह रहा हूं आपको, मैंने कहा कि भाई मैं क्यों लड़ता हूं या क्यों बोलता हूं जी। मैंने चुनाव में कैसे आया, अगर मुझे कोई अगर चुनाव में यहां तक पहुंचाया, आज अगर मैं अपने नाम के आगे अगर माननीय विधायक अगर लिखाता हूं तो मेरे कार्यकर्ताओं ने लिखा है, क्योंकि मेरी उस टाइम में कोई पहचान नहीं थी, मेरा संगठन ही मेरा पहचान था। तो आप जहां भी रहें पूरे आत्मविश्वास के साथ रहें, बिल्कुल, और पूरे ईमानदारी पूर्वक रहें। बिल्कुल, और अपने लोगों का सवाल पूछते रहें। और इसीलिए हम लोग अब ऑडियंस से 2-3 सवाल ले लेते हैं। ऋषभ जो हमारे साथी हैं मंच के नीचे, पांडे जी, जो लोग पूछना चाह रहे हैं, पांडे जी आप नहीं, पांडे जी जो ऑडियंस है उनसे सवाल लीजिए। मेरे पास माइक है। कोई और आप देखिए, सवाल जो आप पूछना वहां चाहें, कीजिए, अमित। हाँ, पूछिए। सभी को जोहार। एकदम मर्यादित भाषा संक्षेप में आप में। अपना सवाल ठीक पूछिए। है, ठीक है। सभी को जोहार। मेरा सवाल है सभी से कि क्या 123 में 66 क्वेश्चन गैस किया जा सकता है? इनका जेएसएससी सीजीएल से जुड़ा हुआ सवाल है कि जो पेपर लीक का आरोप लगा उसमें गैस किया हुआ क्वेश्चन था, यही इनका कहना था। जयराम जी आप ही जवाब दे दीजिए, अनूप जी फिर सरकार में बोल देंगे इस पे। आपका सवाल आ गया भाई जी, आप माइक दीजिए, दूसरों को जेएसएससी मौका दीजिए। सीजीएल पेपर लीक का वैसे तो फिर किसी को माइक नहीं मिल पाएगा, आप कोर्ट दीजिए से माइक। उसमें फैसला आ गया, यही ना सवाल है? हाँ, यही सवाल है मेरा। ठीक, वो तुरंत दे रहे हैं सवाल का जवाब दे रहे हैं। होता है हाँ दादा, क्या सवाल है आपका? कि 123 सवाल था, हाँ, उसमें 66 क्वेश्चन क्या गैस किया जा सकता है? मतलब अनुमान कि भाई एक हाँ। ये क्वेश्चन मैंने आएंगे ही। हाँ, देखिए इस दुनिया में असंभव तो कुछ भी नहीं है। आज के दौर में लोग अपने आप को बहुत ज्यादा भी मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को ढाल लेते हैं, तो असंभव कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप 123 मोटामोटी आधा हो रहा है, तो आधा सवाल अगर वो व्यक्ति, उसकी बौद्धिक स्तर क्या है, उसका मानसिक स्तर क्या है, उसकी तैयारी क्या है, उसने कितना समय दिया है अपनी तैयारी में, तो संभव है वो गैस कर सकता है। कोई दूसरा सवाल? और एक कोई सवाल नहीं, हो छोटा गया, सा, हो गया, छोटा हो गया। सा, छोटा सा। दूसरे को मौका डीएलएड अभी बंद है 22-23 में, डीएलएड का पढ़ाई बंद है। सरकार पे ये सवाल कोई क्यों नहीं कर रहे हैं? सबसे पहला बात देखिए, आपके जो विधायक, कोई भी विधायक रहे, ऐसा नहीं कि वो कोई अवतरित पुरुष हैं या अवतरित नारी हैं। अगर आपको लगता है डीएलएड की परीक्षा नहीं हुई है, तो कम से कम आपको अपने स्थानीय विधायक से ज्ञापन देना चाहिए था। क्योंकि देखिए, अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात कहूं तो जितने सर में बाल नहीं, उतने समस्याएं हमारे इर्द गिर्द होती हैं।
सवाल को आप ज्ञापन समझ लीजिए और आप हाँ तो वही आप अपने आज आपने नहीं देखिए मौखिक कहा है, हाँ उल्लेख कर देंगे। अगर ये ज्ञापन के तौर पे देंगे तो निसंदेह हम दे देंगे, और विधानसभा तक ये बात और चला कोई जाएगा। जो सवाल पूछना चाहे बच्ची मैं है, वो एक सवाल तो करें। मैं आपसे पूछूंगा दादा कि क्या आपने अपने स्थानीय विधायक को ज्ञापन दिया है इस विषय में? तो इधर- आपकी गलती है, देखिए ये स्वीकार कर रहे नहीं दिया नहीं है। सर। तो जनता को भी अपनी जिम्मेवारियों को समझना होगा। हम तक देखिए, हम तक कोई भी सवाल आए, चतरा का आए, गढ़वा का आए, पलामू का आए, संथाल परगना का आए, हम किसी न किसी माध्यम से उसको विधानसभा तक लेके आते हैं, सवालों के माध्यम से, और नहीं तो प्रत्येक दिन एक निवेदन होता है, हम प्रत्येक दिन एक निवेदन के माध्यम से देते हैं। और एक याचिका होता है, आपकी जानकारी के लिए भी बता दें, एक याचिका होता है जो एक दिन में 4-5 भी देते हैं, उस पर भी कार्रवाई अरे होता है। भाई पब्लिक को नहीं टेक्निकलिटी से मतलब है तो हम जयराम बता- जी। इसीलिए तो बता रहे हैं इसको कि वो- मतलब है कि जयराम जी पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं, अनूप जी पूछ रहे हैं कि नहीं तो पूछ जयराम रहे जी हैं। जानेंगे तब ना संजय भैया, जानेंगे तब ना। नहीं, ठीक है, तो डीएलएड आपको समस्या से ठीक तो है। आपको हम जान ढूंढना लेंगे। पड़ेगा हो ना। गया, हो गया, मिल नहीं, गया। ज्ञापन आप बताइएगा। जान लिए ये, अब शून्यकाल में आपके लिए पूछ देंगे। नहीं, शून्यकाल दे दिए, जमा दे दिए शून्यकाल नहीं, आज। संजय अच्छा, छोटी बाबू- बहन है, वो कुछ पूछना चाहिए। संजय बाबू मेरा आप नाम पूछिए। अनुपमा महतो है और मैं पूर्णिमा मैम से सवाल करना चाहती हूँ कि मैम जैसे आप एक फीमेल का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और हम लगभग यहाँ जितने भी पढ़े हैं सब जेंडर इक्वालिटी के बारे में जानते हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है कि आज जितने भी 81 विधायक बने हैं, क्या महिलाओं को उस लायक नहीं समझते हैं कि 81 विधायक में किन्हीं की पीए एक फीमेल नहीं देखने को मिलती है, किन्हीं की प्रतिनिधि एक फीमेल देखने को नहीं मिलती है, बढ़िया किन्हीं की सवाल है, ड्राइवर बहुत एक बढ़िया फीमेल देखने सवाल। को नहीं मिलती है। तो मैं चाहती हूँ कि एक आप जवाब दें और एक जयराम सर जवाब दें। उपमा जी धन्यवाद। आप रहेंगी पूर्णिमा जी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, मौका मिलेगा तो क्यों नहीं। नहीं, मैं तो चाहूंगा कि आप विधायक बन के ही आए, आप जवाब देंगी पूर्णिमा जी। आपका शुभ नाम अनुपमा जी है। देखिए अनुपमा जी, आपने सही क्वेश्चन किया, पर मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि मैंने अभी तक पीए रखा नहीं है। मैंने अभी तक पीए अपना रखा नहीं है। और जहाँ तक महिलाओं को रखने की बात है, मैंने अपना अंगरक्षक महिला को ही रखा हुआ है। और जितने भी 81 विधायक हैं जिनमें महिलाएं भी हैं, तो आपने जेन्युइन क्वेश्चन उठाया है, पर एक और क्वेश्चन होना चाहिए था कि महिलाओं को जो रोजगार यहाँ पे मिल रहा था वो क्यों बंद हुआ। आपने देखा होगा जैसे ये तो आपका सवाल है मैडम, वो नहीं। आप पूछ लीजिए सरकार से। अभी उस नहीं, सिस्टर वो का तो सवाल ठीक का है, जवाब सिस्टर को ही बताना चाहते कि आप भी एक युवा हैं, आप भी एक महिला हैं, तो आप लोगों को ये सवाल सरकार से करना चाहिए कि महिलाओं को कितनी प्रतिनिधित्व की क्षमता जो है वो दिया जा रहा है इस सरकार में। और जो उन्होंने क्वेश्चन किया है मैंने उनका आंसर दे दिया है, बाकी महिला विधायक भी अपना आंसर देंगी, पर मैंने अपना अंगरक्षक महिला को रखा हुआ है जिनके साथ मैं सोती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, खाती भी हूँ। पीए भी कोई रख और लेंगे। कोई सवाल है? और कोई सवाल? हाँ, एक सवाल लेंगे, इसके बाद सेशन समाप्त हेलो। करेंगे, चूंकि सर मेरा सवाल राजेश सर से है क्योंकि मैं उन्हीं के क्षेत्र से आते हैं। सर हम लोग नाम बता दीजिए। विपिन महतो है। सर हम लोग गांव में खेलते रहते हैं, हम लोग तो बहुत सारा बातें करते हैं राज्य के परिप्रेक्ष्य में, तो गांव की चीखों की समाधान उतना नहीं हो पाएंगे। हम लोग खेलते हैं तो हम लोग पत्र लेकर के गए थे और मांझ प्रखंड के अध्यक्ष कांग्रेस के थे, तो उन्होंने बताया कि सर देंगे, जर्सी वगैरह देंगे, फुटबॉल जरूरी था। तो सर महीना भर हो गया, उसके बाद भी नहीं मिला। तो हम लोगों के पास में बहुत सारा ज़मीन है, वहाँ पे मैदान के योग्य है, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किनके पास जाए। तो वहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं कि सर बहुत अच्छे हैं, मिलते हैं, काम करते हैं, लेकिन जर्सी नहीं मिला तो भरोसा नहीं हुआ सर, आपके पास पहुँच नहीं पाया। तो हम कहते हैं कि राज्य में तो बहुत सारे बातें होती है सर, गाँव की गलियों में कभी घूम करके उस सब सोल्व कैसे होगा सर? देखिए, दो चीज़ आपने पर्सनल सवाल किया। देखिए, आप जो जर्सी का जो बात उठाए, आपको भी पता होगा कि मैंने एक ऐसे कोई गांव नहीं है, मैंने पूरे पंचायत में 10-10 गांव को जर्सी दिया है। और हम ये भी जानते हैं कि उसको हर जोतने जाता है, लोग जानते हैं, यो जानते हैं। तो मैंने इस बार डिसाइड किया था कि जो क्योंकि उसमें नाम रहता है विधायक का, उसमें पैसा लगता है, तो मैंने डिसाइड किया था कि जो ए डिवीज़न और बी डिवीज़न खेलेंगे मैं उनको मदद करूंगा। पिछला दफ़ा दिया तो आपने, देखिए एक चीज़ है, कम से कम धन्यवाद, आपने तारीफ भी किया, लेकिन नहीं देने का ये भी किया। इतना बड़ा आप प्लेटफॉर्म में पूछ रहे हैं तो कल आइएगा तो हम जरूर देंगे आपको। चलिए अगला सवाल लेते हैं। और कोई आखिरी सवाल है। हाँ, सभी को नमस्कार। सर मेरा नाम वेदांत कौस्तव है। सर मेरा सवाल खिजरी के माननीय विधायक राजेश कश्यप सर से है। सर आपके विधानसभा क्षेत्र में के अनगढ़ा प्रखंड में एक
डिग्री कॉलेज सर कई वर्षों से बनकर खड़ा है, लेकिन उसमें पढ़ाई चालू नहीं हो पाया है अभी तक। तो उसमें सर कब तक पढ़ाई चालू हो जाएगा? और देखिए एक चीज़ है, मैंने आग्रह किया था, बीसी से आग्रह भी किया था, लेकिन जो जमीन का जो चयन हुआ वो गलत था। गलत ये था कि उसके 33,000 वोल्ट का आपको तार गया हुआ है और उसके नीचे में बच्चों को पढ़ाना ये काफ़ी रिस्की है। तो बीसी ने आपको स्वीकृति नहीं, हैंड ओवर नहीं लिया बिल्डिंग। तो अब जो उस बिल्डिंग को ठेकेदारी करने के लिए जो बनाया है और सरकार का और जनता के जो गाड़ी कमाई को जो बर्बाद किया है, दोषीवार तो वो होगा। अब मान लीजिए वहां पे खुदा ना खास्ते अगर कुछ हो जाए, अगर वो 33,000 बड़ा तार होता है, पूरे राज्य में सप्लाई होता है और उसके चपेट में आने से बचने का कोई गुंजाइश नहीं होता है। तो अगर 11,000 होता तो मैं उसको प्रयास करता कि कहीं उसको किनारे करता, लेकिन 33,000 को हटाना मतलब कि जितना का लागत से आपका बिल्डिंग नहीं बना है उससे ज्यादा उसको हटाने में खर्च आएगा। तो उसको बिल्डिंग बनाना बनते वक्त ध्यान देना चाहिए था। बिल्डिंग बनाने के वक्त में करोड़ों रुपया लगा है, जगह का गलत चयन हुआ है। डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है और मुझे जानते हैं अब क्या होता है, क्योंकि मैं सदन में इसको डिमांड किया था, मैं विभाग से डिमांड किया था कि भाई एक डिग्री कॉलेज मुझे दीजिए। तो आज मेरे जो खिजरी विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज के लिए पैसा आवंटित किया गया है, दिया गया है, ये लिखा हुआ है, उसमें मुझे नया डिग्री कॉलेज लेने में दिक्कत हो रही है। मैं आपका दर्द को समझता हूं, लेकिन जो बनाया वो गलत किया, जो जगह का चयन किया वहां के, अगर आपने कहा है यूथ हैं तो निश्चित तौर से आपने सवाल किया है, तो वहां के जो भी इंजीनियर होंगे या जो भी पदाधिकारी होंगे और उसको स्वीकृति देने वाला जो भी होगा, आप उसके अगेंस्ट में जाने की तैयारी करूंगा। ठीक है, खत्म करें उससे पहले जयराम जी से ही एक सवाल। जयराम जी, पिछली बार आपने एक बात कही थी कि एग्रेशन से सिस्टम को बदलेंगे, लेकिन इस बार या पिछले एक साल से जब से आपसे मुलाकात हो रही है, बड़ा नरम लग रहे हैं, एकदम अच्छा लगता है बात करने में। तो ये क्या जिम्मेदारियों का एहसास है या आपका सच से सामना हो चुका है? नहीं, सच से कोई सामना नहीं सनी जी। मैंने आपको पहले भी कहा था और सभी को कह रहा हूं और आज भी कह रहा हूं, जैसे जैसे मेरी उम्र सीमा बढ़ेगी, परिपक्वता बढ़ेगी, जैसे जैसे मेरा उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे हम भी जो आक्रामकता है उसका स्तर थोड़ा सा आप लगे कि हम अनुभवी होते गए। सारा कसूर समय का होता है और जिस उम्र में अभी हैं वो आक्रामकता हमारी पहचान है, हम आक्रामक रहेंगे। अब भगत सिंह की उम्र में जाहिर सी बात है भगत सिंह के जैसे बात होंगी, आप गांधी की उम्र में जब ढलेंगे थोड़ा सा गांधी के भी विचार आएंगे। तो ऐसा नहीं है, समय के साथ कुछ चीजें परिवर्तन होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आक्रामकता का समर्थक नहीं हूं। मैं आज भी आक्रामकता का समर्थक हूं और मेरा मानना आज भी यही है कि एग्रेशन के साथ इस राज्य को अगर चलाते हैं तो बेहतर होगा। देखिए आपके अफसरशाही कितने निरंकुश हो गए हैं कि सरकार के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। अरे मंत्रीगण अपनी पीड़ा सुनाते हैं, छोड़िए प्रोटोकॉल एक हर चीज होता है, हर चीज मीडिया में नहीं कहा जाता है। मंत्रीगण अपना पीड़ा सुनाते हैं कि उनके विभाग के सचिव उनकी नहीं सुनते हैं जी। डीसीए मतलब देख रहे हैं ना भाई, अभी तो विधायक बनने के बाद अभी थोड़ा नरमी है। नहीं, हमारा यही व्यवहार रहेगा, हमारा व्यवहार यही रहेगा। और आप पता कर ले, हमारे विधानसभा में चाहे जो भी रहे, हम अपने व्यवहार के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते। जयराम जी, एक बस आखिरी सवाल जयराम जी से ही, चूंकि चर्चा बहुत है, हालांकि एक ही साल बीता है आपके विधायक बनने के बाद, अगली बार भी आप डुमरी से ही चुनाव लड़ेंगे? देखिए, एक डुमरी से तो लड़ेंगे ही, जरूर लड़ेंगे, लेकिन 2 सीटों से अगली बार भी लड़ेंगे। अब दूसरी सीट कहां होगी बेरमो में स्वागत। बेरमो में देखिए। चलिए तो आप सेशन हम शुरू करेंगे। तैयारी के साथ आएंगे बेरमो। झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो जी हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। वरिष्ठ पत्रकार अनुज सिन्हा जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र सर मौजूद हैं। अगला जो सेशन हमारा होने जा रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है, गुरु जी के ऊपर है, दिसोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन जी के ऊपर। और इसलिए हम जरूर आप लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग जरूर इस सेशन में हिस्सा लें, आप लोग मौजूद रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलेंगी झारखंड बनाने में, झारखंड के निर्माण में किस तरीके से लोगों को अपनी उपस्थिति, अपनी जो चीज़ें हैं कैसे किया गया, तब जाकर के आज जो अब इसके पहले का जो आप देख रहे थे एक सेशन अपना टाइम आएगा जिसमें नए लोग जो अपनी बातें रख रहे थे, वो लोग इसीलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि अब झारखंड जो है उनके पास है। तो इस झारखंड को बनाने में जिनका योगदान है उस पर हम लोग अगले सेशन में बातचीत करने जा रहे हैं। इस सेशन में
राह के रन बांकुरे, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। जयराम जी आपका भी, पूर्णिमा जी आपका भी, अनूप जी आपका, और राजेश कच्छप जी आपका भी। टाइम काफ़ी कम है, कई सवाल छूट गए होंगे, हमेशा छूटता है इंटरव्यू में। जो दर्शक होते हैं उनको लगता है कि भाई ये सवाल नहीं पूछा गया, तो वो चलता रहेगा, हम लोग आगे भी बातचीत करेंगे। इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। अभी वीडियो जो स्टोरी है वो प्ले कर दीजिए और फिर दूसरा सेशन हम लोग शुरू करेंगे। आप लोगों का शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in